हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। लास्ट टाइम पे हमने साफ्ट टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। साफ्ट क्या होता है, कैसे हम साफ्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, ASME कोड्स क्या होते हैं, और साथ साथ हमने साफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो ना ही देखा हो जाके उसको देख ले, काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हमने बोला था कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर की चाबी। की द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मशीन डिज़ाइन। अगर हम मशीन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है आपका, की। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ की, आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज द की। सो की होता है क्या है बेसिकली। अगर मैं मशीन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, सो की इज डिफाइंड एज अ मशीन एलिमेंट। क्या होता है? की इज डिफाइंड एज अ मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन शाफ्ट टू द रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स। और मशीन एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपके पुली, गियर, फ्लाईव्हील एक्सेट्रा। सो वी कैन से दैट a key is defined as a machine element which is used to connect the a key is defined as a machine element which is used to connect the transmission shaft to the rotating machine like मैं रोटेटिंग मशीन की मैं बात करूँ, दैट इज योर, अगर मैं पुली की बात करूँ ये भी रोटेटिंग मशीन है। अगर मैं आपके गियर्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो रोटेटिंग मशीन। एंड अगर मैं बात करता हूँ फ्लाई व्हील इज आल्सो द टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन। सो की इज डिफाइंड एज अ मशीन एलिमेंट which is used to connect the transmission shaft to the rotating machine, that is pulley, gear or flywheel etc. ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ की तो की, अगर मैं बात करता हूँ की ज्वाइंट की, तो की ज्वाइंट बेसिकली टेम्परेरी होता है। और टेम्परेरी का मीनिंग मैंने बताया था, टेम्परेरी फास्टनिंग होता है। और मैंने बताया था टेम्परेरी का मीन्स क्या होता है कि बिना आप मशीन एलिमेंट या कंपोनेंट को डैमेज किए बिना उसको डिसअसेंबल या रीअसेंबल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी। तो की एक ऐसा जॉइंट है, कैसा जॉइंट है, तो आपसे कोई पूछे वो विच टाइप ऑफ की जॉइंट, तो आप बोलेंगे क्या, टेम्परेरी जॉइंट। आगे बात करता हूँ कि जब की जॉइंट बनता है तो उसमें एक की वे दिया जाता है, तो उस की वे को क्या बोलते हैं? बेसिकली रेसेस बोलते हैं। ठीक है, रेसेस या फिर इसी को हम की वे में बोल सकते हैं। और ये जो रेसेस होता है या तो ये शाफ्ट में होगा या फिर हब में होगा, अभी बताऊंगा हब क्या होता है, या फिर शाफ्ट प्लस हब दोनों में हो सकता है क्या, की वे। आगे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ, तो की बनाने के लिए हम जिस भी स्टील या मटेरियल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टील का प्रयोग कर रहा हूँ, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, या मैं IS लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आप जिस टाइप का भी स्टील यूज़ करते हैं की बनाने के लिए, तो उस टाइप की स्टील की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल for making key should not less than
क्या होना चाहिए, शुड नॉट लेस देन 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स जिस मटेरियल का आप यूज कर रहे हो की बनाने के लिए, उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो 600 किलो न्यूटन से कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपका की रिलायबल नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा और वर्क नहीं करेगा और जल्दी से जल्दी वो फेल हो जाएगा, जो चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैं जरा एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सा कि की दिखता कैसा है। ये मैं बना रहा हूँ, देखिए मान लेता हूँ दिस इज योर साफ्ट। मैं रफ कर देता हूँ, समझा रहा हूँ। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में आपको 1 घंटा फिर से वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज योर साफ्ट। ठीक है, साफ्ट। और इसी साफ्ट के साथ क्या जुड़ा होता है, दैट इज योर हब। हब की डिज़ाइन कुछ ऐसी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है आप किस डिज़ाइन का हब ले रहे हो। फिर आज मैंने एक जनरल फॉर्म बना दिया हब का, या कह सकते हो कुछ ऐसा होता है। मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। हब की डिज़ाइन तो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर जैसा भी आपकी हब मार्केट में उपलब्ध हो। लुकिंग लाइक दिस हब। दिस इज योर हब। इसको क्या बोलते हैं, हब। हब वो होता है जो की और साफ्ट की और साफ्ट सॉरी की जो है ना हब और साफ्ट को एक साथ जोड़ती है। दिस इज योर साफ्ट। अब की कहाँ लगा होता है, बेसिकली की इज देयर। दिस इज योर की। आधी आपकी हब में हो सकती है, आधी साफ्ट में, या पूरी हब में, पूरी साफ्ट में। तो मैं इसका जरा फ्रंट व्यू बनाता हूँ। तो फ्रंट व्यू लुकिंग लाइक दिस। दिस इज योर हब। तो फ्रंट व्यू जो बनेगा, मैं यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। दिस इज योर स्क्वायर की। और इस स्क्वायर की अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो दिस इज योर हाइट h एंड दिस सॉरी फ्लैट की बात करता हूँ h एंड b। नॉर्मली अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो वहाँ पर h इक्वल्स टू हो जाता है b। तो ये हुआ कुछ बेसिक डिजाइन ऑफ द की विद हब एंड साफ्ट एंड दिस इज योर की। तो इस चीज़ से एक चीज़ और निकल के आएगी कि ज्वाइंट के लिए कम से कम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। एक आपकी हब, दूसरा साफ्ट और एक तीसरा खुद अपना की। मीन्स किसी भी की ज्वाइंट को परफॉर्म कराने के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक एलिमेंट आपका होगा हब, दूसरा साफ्ट और तीसरा स्वयं अपना की। ठीक है, यहाँ तक हो गया हो तो इसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि अब की समझ लिए तो कुछ की के टाइप भी होंगे। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ द की, जैसे कि सैडल की, शंक की, फेदर की, वुड रफ की, स्प्लाइन की, ये सारी बहुत टाइप की कीज होती हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग टाइप ऑफ की। हेडिंग हो गया आपकी टाइप्स ऑफ की। मैं एक एक टाइप बता रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सैडल की। सैडल की, सैडल की एक ऐसा की होता है जिसमें जो भी आपकी की लगी होती है वो या तो पूरी तरह से साफ्ट में लगी होगी या पूरी तरह से हब में लगी होगी। तो ऐसी की डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, सैडल की। ठीक है, देखिए ऐसी की जिसमें जो की जो लगी होती है, जिसमें की फास्टनिंग की जाती है, वो पूरी तरह से किस में होती है, हब में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, a saddle key is a key which fit in the keyways. The saddle key is a key which fits
इन द कीवेज, जाहिर सी बात है कीवेज ऑफ द हब ओनली। ठीक है, ये कैसे? दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर हब, हब एंड दिस इज शाफ्ट। तो बोला गया है कि जो सैडल की होती है ऐसी की होती है जो पूरी तरह से कीवे हब के लगी होती है, मीन्स हब के कीवे में लगी होती है। दिस इज योर की। देखिए शाफ्ट में लगी हुई है, सीधे सीधे कहाँ पे लगी हुई है? हब पे, और इसको क्या बोलेंगे हम? की, सॉरी की। नोट डाउन करिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग संग की, संग की। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस ये कभी भी पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ की में 2-4 नंबर में, तो आप इसको डायग्राम बना के लिख सकते हैं। जल्दी बनाइए और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए संग की। संग की एक ऐसी की होती है जो कि शाफ्ट और हब दोनों के कीवेज में इक्वली अमाउंट में फिट होती है। दूसरी हेडिंग होगी आपकी की, दैट इज योर SUNK, संग की। क्या होता है देखिए, डायग्राम में बनाता हूँ पहले। दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर हब, एंड लिख दे रहा हूँ दैट इज योर हब एंड दैट इज योर शाफ्ट। तो जो की होती है वो की आपकी पार्सली हब में होगी और पार्सली कहाँ होगी आपकी? शाफ्ट में। दैट इज कॉल्ड योर की, और जनरली हमारे सिलेबस में यही की है, दैट इज योर संग की। ठीक है, तो क्या होता है? अ संग की इज द की, लिखिए अ संग की इज द की which is fitted partially in the key way of hub and partially in the key way of शाफ्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करिए और फिर मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। ये हो गया हो तो नेक्स्ट डालिए आप लोग फेदर की। फेदर की एक तरह की परमानेंट की होती है जो एक बार फास्टनिंग कर दी जाती है, इसको डिसअसेंबल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक्सियल लोडिंग के लिए ज़रूरत पूरी करती है। तो नेक्स्ट हेडिंग फेदर की। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेदर की। डायग्राम बनाते हैं फेदर की का, देखिएगा। देखिए फेदर की का डायग्राम, दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज हब। थोड़ा थ्योरी पार्ट है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये सब समझने वाली चीज़ें हैं, इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो फेदर की बेसिकली जो इसको फास्टनिंग कर दी जाती है इसकी परमानेंट तरीके से, क्योंकि एक्सियल मूवमेंट में ये काफ़ी हेल्प करती है। अगर मैं इस की का डायग्राम जरा इधर बनाता हूँ और देखिएगा तो कैसा बनेगा। तो बोल नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ होल होता है जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, किसी भी रिविट का इस्तेमाल करके इसको पूरी तरह से जोड़ देंगे। तो लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। सो हेडिंग डालिए, दिस इज योर फेदर की।
फेदर की। तो फेदर की क्या होता है? अ फेदर की इज अ पैरेलल की विच इज फिक्स्ड। अ फेदर की इज अ पैरेलल की which is fixed either to the shaft or to the hub to permit the axial मोशन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, एक ऐसी की जो या तो शाफ्ट में या फिर हब में परमानेंटली फिक्स होगी और इसका काम क्या होगा? टू ट्रांसमिट द एक्सियल मोशन ऑफ द शाफ्ट। ये हो गया आपका फेदर की। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वुड रफ की। हो गया। चलिए हेडिंग डालिए वुड रफ की। वुड रफ की बेसिकली एक तरह की सन की होती है, बस फर्क इतना होता है सन की आपकी फ्लैट होती है, ये सेमी सर्कुलर शेप में होती है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। देखिए फोर्थ है आपकी वुड रफ की। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ वुड रफ की का। देखिएगा, दिस इज योर शाफ्ट and this is the hub. शाफ्ट एंड हब, यहां पर एक की लगी हुई है। दिस इज योर की। अगर मैं इस की का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म इधर बनाऊं तो ये कैसी दिखेगी? ये कुछ ऐसी की दिख रही है। ठीक है, देखिए कुछ आपको सेमी सर्कुलर टाइप दिखेगी, लेकिन है ये एक्चुअल में शंकी। तो लिखिए अ वुड रफ की इज द संकी। Sankey, a wood rough key is a sankey in the form of sankey in the form of almost किसमें होगी? सेमी सर्कुलर, in the form of semi circular with यूनिफॉर्म, क्या होगा? यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, क्लियर? विद यूनिफॉर्म थिकनेस। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ थोड़ा मूव हो गया था, मेरा हाथ लग गया था कंधे पे, डोंट वरी। ठीक है, तो दिस इज योर हब, शाफ्ट एंड दिस इज योर की। और ये कौन सी की होगी आपकी? वुड रफ की। जल्दी से बनाइए, फिर हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ द स्क्वायर और वी कैन से फ्लैट की। डिजाइन ऑफ स्क्वायर और फ्लैट की। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ स्क्वायर और फ्लैट की। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा समझने वाली नहीं है, बस ज़्यादा चीज़ें रखने वाली ही है इसमें। तो हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ, अब मेरा टॉपिक मेन शुरू हुआ है, दैट इज योर डिजाइन ऑफ फ्लैट और स्क्वायर की।
देखिए क्या, दिस इज योर हब, दिस इज साफ्ट, इज इट क्लियर? दिस इज हब और साफ्ट। मैं थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से दिखे चीजें। मैं सिर्फ साफ साफ बना रहा हूँ, आप अज्यूम करिएगा ऊपर हब ही है, ठीक है। दिस इज योर की, ठीक है, की, एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज टी। और इस शाफ्ट के ऊपर एक मोमेंट ऐड कर रहा है, दैट इज योर एम टी। एम टी मोमेंट एक्टेड ऑन दिस शाफ्ट एंड दिस इज योर की। और की मैं मान लेता हूँ की हाइट क्या है, विच इज h, एंड द विड्थ ऑफ द की विच इज b। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस पॉइंट C एंड दिस पॉइंट D। अब देखिए ये जो शाफ्ट है रोटेट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज शाफ्ट रोटेट हो रहा है। और जब शाफ्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये जो शाफ्ट है इधर से गया तो इस की के किस पोर्शन पे अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा, शाफ्ट में बात कर रहा हूँ, शाफ्ट की के ऊपर किस पॉइंट पे अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये इधर से जा रहा है तो जाहिर सी बात ये कोई चीज़, अगर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है और कोई चीज़ ऐसे गई तो कहाँ लगाएगी, ऐसे टक दे मारेगी। इधर से गई इधर फोर्स लगाया, लेकिन जो पोर्शन इस शाफ्ट के ऊपर है, मीन्स ए से ऊपर का जो पोर्शन है, क्या उस पर फोर्स लगाएगी? नहीं। फोर्स कितने लगाएगी? इतने लगाएगी। तो जो शाफ्ट के द्वारा की पे लगने वाला फोर्स कुछ किधर लगेगा, लुकिंग लाइक दिस। और सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगाएगा, हब लगाएगा सी डी पोर्शन पे। मीन्स ए बी पोर्शन पे जो फोर्स शाफ्ट लगा रहा है, सी डी पोर्शन पे वही फोर्स लगाएगा कौन, हब लगाएगा। इतनी चीज क्लियर? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गई हो तो बताएं। ठीक है, तो जब इतना चीज लग गया तो मैं देख रहा हूं क्या चीज, कि जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये जो फोर्स लगाया गया है बाय द शाफ्ट और बाय द हब, दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय द शाफ्ट ऑन द की, देखिए यहां पर, द फोर्स applied by the shaft on the key कितना लगे, P इक्वल्स टू, इस मोमेंट से शाफ्ट रोटेट कर रहा है अपॉन, और शाफ्ट रोटेट अपने सेंटर पॉइंट से कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज योर D बाई 2। तो यहाँ से निकालिए P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू 2mt बाई D। ये इक्वेशन आपको समझ में आई, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, और स्टार्ट ये होती है कि की डिज़ाइन शुरू कर देते हैं। जब फोर्स लग गया, पता चल गया, अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे कि इस फोर्स को सर्वाइव करने के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ साथ की डिज़ाइन करने के लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज योर फेलियर ड्यू टू द शियरिंग। मीन्स अगर टी लग रही है, सॉरी की के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए दैट इज योर की का अपर पोर्शन, कुछ ऐसा बना, ठीक है, एंड दिस इज द ये एरिया देखिए, ठीक, अंदर से ये एरिया। अगर फोर्स इस की पे लग रहा है तो ये बी सी जो ए बी पोर्शन है, और ये आपका क्या है, सी डी पोर्शन है। तो जब फोर्स ए बी पोर्शन पे लग रहा है तो ये शेयरिंग क्या हो सकता है कि जैसे कि ये की है
और ये दोनों की, मीन्स की एक ही है लेकिन इस की के ऊपर दो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन पे फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले पोर्शन पे इधर से फोर्स लग रहा है और नीचे वाले पे इधर से लग रहा है। तो देखिए क्या होगा, एक तो सेम की है लेकिन ऊपर वाले पे फोर्स इधर से लग रहा है और नीचे वाले फोर्स इधर से लग रहा है। तो जब नीचे वाला लगेगा तो नीचे वाला क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो देखिए कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। और जब ऐसे ही बना हुआ है तो देखिए की एक ही की में क्या हो गया, शियर हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से जो शियर हुआ, तो यहाँ पर की का फेलियर किससे हुआ, फेलियर ड्यू टू द शियरिंग। एक फेलियर और हो सकता है ड्यू टू क्रशिंग। क्रशिंग क्या होगा, इसकी के ऊपर इतना क्रश आ जाए कि ये थोड़ा सा दबने लगेगी। और वो क्रशिंग कैसे होगी देखिएगा, ये ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, क्रशिंग इस पोर्शन पे होगी, इसमें इस वाले पोर्शन पे। क्रशिंग का मतलब होता है दबाने लगेगी लेकिन शियर नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज ए बी सी डी। मैं मान लेता हूँ की जो लेंथ है दैट इज योर एल, बी आपको पता है दैट इज योर एच, ठीक है। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। और पहली जो डिज़ाइन क्राइटेरिया आती है, तो पहली क्राइटेरिया आती है आपके डिज़ाइन ऑफ द की, दैट इज योर फेलियर ड्यू टू द शेयरिंग या शेयर स्ट्रेस, दैट इज फेलियर ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। पहले मान लेते हैं कि ये किस शेयर स्ट्रेस की वजह से फेल हो रही है, फेलियर ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस। तो जो निकलेगा दैट इज जो शेयर स्ट्रेस, शेयर पी अपॉन शेयरिंग एरिया, शेयरिंग एरिया। तो टाउ इक्वल्स टू शेयरिंग एरिया कितना है, देखिएगा ये शेयरिंग एरिया दैट इज बी और एल, ये यहाँ से यहाँ तक शेयर किया है और ये लंबाई तक शेयर किया है, तो दैट इज बी एल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पर P की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 से P की वैल्यू देंगे तो टाउ की वैल्यू क्या निकल गया है, दैट इज योर 2mt अपॉन BDL। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई इन केस ऑफ की। और दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज योर फेलियर ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी की वैल्यू लिखिए, सिग्मा सी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन कंप्रेस्ड एरिया, कंप्रेस्ड एरिया की वैल्यू लिखिए। तो P कंप्रेस्ड एरिया की वैल्यू क्या है देखिएगा, ये पोर्शन कंप्रेस्ड हो रहा है, तो मैं बात करता हूँ दैट इज योर h/2 इंटू एल। क्या निकलेगा 2P अपॉन HL। और P की वैल्यू यहाँ से मैं रख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज 4mt अपॉन HDL। तो यहीं से देखा जाए तो सिग्मा सी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4mt अपॉन HDL। तो ये दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर की डिज़ाइन। ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। इफ आगे मैं एक चीज़ और देखता हूँ, इफ फॉर स्क्वायर की बात करता हूँ तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी, b हो जाएगी। तो जहाँ h है वहाँ b लिख दिया, जहाँ b है वहाँ h लिख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए टाउ इक्वल्स टू, मैं b को लेके चलता हूँ जगह, तो दिस इज 2mt अपॉन BDL। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि b लेके चल रहे हैं। 4mt अपॉन HDL, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे BDL। अब देखिए टाउ और सिग्मा सी में एक रिलेशन है, यहाँ 2 टाइम या 4 टाइम, तो यहाँ पर हम सिग्मा सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 टाइम ऑफ शियर स्ट्रेस। तो एक कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी कि ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द की कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ट्वाइस टाइम ऑफ द शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
आपके एसएससी जे में पूछा जा चुका है कि अगर की डिज़ाइन की जाती है तो उस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस के कितने गुना होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा सी का 2 टाउ। यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिज़ाइन ऑफ स्प्लाइन की। यदि आपसे कभी कभी पूछा जा चुका है तो मैं करा दे रहा हूँ। डिज़ाइन ऑफ स्प्लाइन की, स्प्लाइन की भी एक तरह की होती है जिसमें नंबर ऑफ रेसेस बने होते हैं और जिसका काम होता है पूरी तरह से एक्सियल मोशन को परफॉर्मेंस करना या एक्सियल लोड को ट्रांसमिट करना स्प्लाइन की का। तो स्प्लाइन की इज द की विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द एक्सियल फोर्स एंड इट इज इंटीग्रल विद द शाफ्ट। हेडिंग डालिए स्प्लाइन की या फिर सीधे डालिए स्प्लाइन क्या होता है। डायग्राम बना दे रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम इसका क्रिटिकल होता है। ठीक, और इस पोर्शन को आप रफ कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड योर स्प्लाइन की। ठीक है, स्प्लाइन की मैं बात करता हूँ तो दिस इज योर इनर डायमीटर विच इज स्मॉल डी एंड दिस इज द आउटर डायमीटर ऑफ कैपिटल डी। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्प्लाइंस आर द की विच आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट। Splines are the keys which are made integral with the shaft. Splines are the key which are made integral with the shaft and they are used when there is a relative motion between the shaft and the hub. And it is used where there is a relative motion between shaft and hub। क्या रिलेटिव मोशन के साथ डाल दीजिएगा इज अ रिलेटिव एक्सियल मोशन। नीचे लिख दे रहा हूँ रिलेटिव एक्सियल मोशन। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही टॉपिक है, ये सही ज़्यादा वर्ड है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होती है स्प्लाइन की, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। सो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्प्लाइन। जाहिर सी बात है आपकी नॉर्मल की से ज़्यादा होगी, इसमें कई सारे स्लॉट्स बने हुए हैं। दैट इज योर एमटी विच इज फोर्स इनटू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू मीन रेडियस ऑफ द स्प्लाइन की। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्प्लाइन वेयर एमटी इज द ट्रांसमिटिंग टॉर्क permissible pressure on the spline and is the total area of the shaft and Rm is equal to mean radius of the spline where we know that A अगर निकाला जाए तो 1/2 d minus d into L which is n is the number of, अगर R की वैल्यू A की वैल्यू निकालना where n is the number of splines। ठीक है, नंबर ऑफ स्प्लाइन। और अगर आर एम की वैल्यू निकाला जाए तो आर एम की वैल्यू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 4। तो इसको वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद फाइनल जो एम टी की वैल्यू निकल के आती है दैट इज योर 1/8 इंटू पी एम इंटू एल इंटू एन डी माइनस स्मॉल डी का
स्क्वायर, सही है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फाइनल होके जो टॉप ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी निकल के आएगी इस लाइन की, तो ये होती है। तो इसको अगर याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, तो एक न्यूमेरिकल फटाफट करके इसकी टॉपिक को भी आज हम समाप्त करके ही ख़त्म करेंगे। यहाँ तक हो गया तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। स्प्लाइन भी हो गया, की हो गई, टाइप्स ऑफ द की होगी, की क्या होती है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर अलविदा बोलते हैं। और इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा जिसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग। चलिए कपलिंग, नेक्स्ट वन इज कपलिंग। कपलिंग क्या बोल रहे हैं, कपलिंग है। क्वेश्चन रिलेटेड टू की, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है कि a standard cross section for a flat key which is fitted on a 50 mm diameter, a standard cross section for flat key which is fitted on a shaft of diameter 50 mm. 50 mm is 16 and 10 is 16 into 10 mm. ये हुआ आपका दिया हुआ है। आगे कह रहा है द की इज ट्रांसमिटेड 475 न्यूटन मीटर टॉर्क फ्रॉम शाफ्ट टू हब। 475, the key transmitting 475 Newton meter torque from shaft to hub. Full stop. The key is made of the commercial steel which is 230. The key is made of commercial steel which is SUT या SYT, both are 230 Newton mm square. Full stop. Can I determine the length of the key? Factor of safety is 3, तो कह रहा है factor of safety 3, तो कह रहा है मुझे L की वैल्यू बताओ की। यह क्या है, एक फ्लैट की दी हुई है आपको, ठीक है। इस फ्लैट की जो ब्रेथ है वो 10 दिया हुआ है, हाइट आपको 16 दे दी गई है और ये आपको दिया गया है दैट इज योर, यही तो आपको निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, सीधे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला काम क्या होता है, कैलकुलेट कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस। तो पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी इक्वल्स टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 230/3। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी निकल के आएगी, दैट इज योर 76.67 न्यूटन mm स्क्वायर। दिस इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है दैट इज 0.5 टाइम ऑफ एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 0.5 इंटू 230/P। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं हम, तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू निकलेगी विच इज
न्यूटन पर, 38.33 न्यूटन पर। यहाँ से मैंने शियर स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली। बस स्टेप नंबर 2 आ जाओ सीधा। स्टेप नंबर 2 क्या है? लेंथ ऑफ की। तो लेंथ ऑफ की निकालने के लिए मैंने बताया था जो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लाएगा लेंथ की, वही लेंथ ऑफ द की हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि जो सिग्मा सी की वैल्यू थी, मैं अगर सिग्मा सी की वैल्यू की बात करता हूँ, विच इज 4 टाइम ऑफ एम टी अपॉन क्या था, एच डी एल। 4 टाइम ऑफ एच डी अपॉन सिग्मा सी की वैल्यू क्या थी, 4 टाइम ऑफ एम टी अपॉन एच डी एल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 एम टी बाई एच डी इंटू सिग्मा सी। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालिए। एल की वैल्यू क्या होगी, 4 एम की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज योर 475 न्यूटन एम मीटर में दिया है, इसको एम में कन्वर्ट कर लेंगे। अपॉन एच की वैल्यू आपको दिया है 16, एच की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 16। डी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विच इज 50, ये भी आपको क्या है गिवन है। और सिग्मा सी की वैल्यू मैंने निकाली, दैट इज 76.67। आफ्टर सॉल्विंग दिस एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ कैंसिल में सॉल्व करिए इसको सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू निकल के आएगी विच इज 49.56। इसको अप्रोक्स हम 50 mm लिख लेते हैं। सो कंप्रेसिव फेलियर के हिसाब से, अगर हम कंप्रेसिव फेलियर को कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से सिग्मा सी की लेंथ ऑफ द की 50 है। लेकिन अगर हम शियर स्ट्रेस को लेके चलते हैं विच इज 2 टाइम ऑफ एम टी अपॉन बी डी एल, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ एम टी अपॉन टाउ इंटू बी इंटू टी। तो 2 टाइम ऑफ एम टी वैसे 475 गुणे 10⁻³ अपॉन टाउ की वैल्यू मैंने निकाली है, दैट इज 38.33 इंटू बी की वैल्यू मैंने निकाली है 10 और डी की वैल्यू आपकी दी हुई है 50। तो यहाँ की सहायता से, शियर स्ट्रेस की सहायता से यहाँ पर जो एल की वैल्यू निकलेगी दैट इज 30.98, जो अप्रोक्सीमेट हमारा 31 mm। अब आप देख के आप समझ सकते हैं किस लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हम बड़ी से बड़ी की का इस्तेमाल करेंगे। सो द राइट आंसर इज दैट विच इज 50 mm आंसर। और यहीं पर आपका की का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो एक चीज़ बार रिवाइंड कर लेते कि मैंने क्या पढ़ा। मैंने पढ़ा कि की क्या होती है। दूसरा मैंने देखा कि कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने सैडल की, शंक की, फेदर की, वुडरफ की और स्प्लाइन की के बारे में पढ़ लिया। साथ ही साथ मैंने की डिज़ाइन पढ़ी, और डिज़ाइन मैंने 2 क्राइटेरिया लेके चली थी, जिसमें हमारी थी फेलियर क्राइटेरिया फॉर शियर स्ट्रेस, फेलियर क्राइटेरिया फॉर क्रशिंग स्ट्रेस, ये दोनों क्लियर। साथ ही साथ मैंने स्प्लाइन की भी डिज़ाइन की, और उसके बाद हमने देखा एक न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन की। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट जब भी मिलेंगे उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज योर कपलिंग। कपलिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और 1-2 न्यूमेरिकल उससे बन ही जाते हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में, इवन हर सेमेस्टर में बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें कम से कम 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, चलते हैं फिर। देखिएगा, तो ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक, चलते हैं फिर। जय हिंद।